स्टॉक एक्सरे इस समय क्रूड केवल एक कमोडिटी नहीं है, ये बहुत सारे सेक्टर्स को प्रभावित करती है। ऑयल एंड गैस को तो करती है, उससे प्रभावित होते हैं बहुत सारे जो पेंट से जुड़े हुए कंपनियां हैं, पैकेजिंग से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, एविएशन सेक्टर है, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्रूड से इंपैक्टेड होते हैं, क्योंकि उनका रॉ मटेरियल जो होता है वो क्रूड डेरिवेटिव्स ही होते हैं। तो क्रूड की स्टडी थोड़ी सी कर लेते हैं कि क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन किस तरह का है मिडिल ईस्ट नेशन में, और वहाँ पर जो वॉर टाइप सिचुएशन चल रही है अरब नेशंस में, वहाँ पर किस तरह की प्रोडक्शन है, किस तरह की एक्सेस अभी कैपेसिटी पड़ी हुई है। तो सऊदी अरब से शुरू करते हैं, जहां पर कि 2023 में जो उनका प्रोडक्शन था वो 9.6 मिलियन बैरल पर डे का था, और उनकी अभी भी जो ऑयल स्पेयर कैपेसिटी है वो 3 मिलियन बैरल की पड़ी हुई है। रिफाइनिंग कैपेसिटी उनकी 3.29 है। इराक में 4.27 का ऑयल प्रोडक्शन रहा, और ऑयल स्पेयर कैपेसिटी उनके पास ज़्यादा नहीं है। लेकिन ईरान, जहां पर कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस समय चल रही है, 3.94 मिलियन बैरल पर डे का उनका प्रोडक्शन है क्रूड का, और रिफाइनिंग कैपेसिटी भी उनकी ठीक ठाक है 2.61। अरब के बाद, सऊदी अरब के बाद उन्हीं की बड़ी रिफाइनिंग कैपेसिटी है। यूएई, कुवैत, कतर, ओमान और अन्य मिडिल ईस्ट के नेशन, इनकी आप क्रूड ऑयल प्रोडक्शन देख सकते हैं, स्पेयर कैपेसिटी देख सकते हैं और रिफाइनिंग कैपेसिटी देख सकते हैं। तो मेजरली इस समय जो उस पर्टिकुलर रीजन में लीड कर रहे हैं वो सऊदी अरब और ईरान ही हैं। हालांकि इराक क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पर है। दूसरा देखते हैं कि इंडिया पर्सपेक्टिव, क्योंकि इंडिया का जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है वो किन नेशन से सबसे ज़्यादा इस समय चल रहा है। उसमें रशिया लीड कर रहा है, जहां से कि इंडिया ने 17.9 लाख बैरल पर डे का इंपोर्ट कर रहा है, जो कि इंडिया के टोटल क्रूड ऑयल इंपोर्ट में 38% कंट्रीब्यूट करता है। इराक सेकंड नंबर पर है, जहां से कि 19% इंडिया की क्रूड की ज़रूरत का इंपोर्ट हो रहा है। सऊदी अरब से करीब 15% इंपोर्ट हो रहा है, और अदर नेशन से करीब 28% इंपोर्ट हो रहा है। विनीत सर, जो बात हो रही थी कि क्रूड ऑयल को लेकर कि $80 आ चुका है, $100 आप कह रहे थे कि आ सकता है, मैं यही जानना चाहता हूं कि सर ये जो स्पेयर कैपेसिटी है, इन केस ईरान और इजराइल वॉर में चले जाते हैं और ईरान अपनी क्रूड ऑयल की सप्लाई इंटरनेशनल मार्केट में नहीं कर पाता है, आपको लगता है ये जो स्पेयर कैपेसिटी है ये इस कंडीशन में होगी सऊदी अरब की या अन्य जो मिडिल ईस्ट और जो अरब नेशंस हैं वो मिलाकर उस कैपेसिटी के डेफिसिट को पूरा कर पाएंगे? देखिए, अगर वॉर होती है ना तो गल्फ से तेल ही बाहर नहीं आएगा। उसकी वजह है कि आपका जो पर्शियन गल्फ का जो ज्योग्राफिकल मैप में आप देखोगे तो जो पर्शियन गल्फ के अंदर जो एंट्री है वो पूरा नैरो है, और वहां पे ईरान कुछ भी धमाल मचा सकता है। तो हमें नहीं लगता कि इतना इजी होगा। क्रूड, अगर वॉर होती है ना तो क्रूड की डेफिसिट हो जाएगी, और इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ कितना स्पेयर कैपेसिटी है। आप सप्लाई नहीं कर पाओगे तो आप कहां से तेल लोगे? और एक ही कंट्री जो तेल देता है वो है रशिया। और इंडिया ने ना, इन्हीं, आपने अगर अखबार पढ़े रहेंगे थोड़े हफ्तों के पहले, इंडिया ने लगभग 30 से 40 साल का करार करने की योजना बनाई है रशिया के साथ। तो इंडिया टू दैट एक्सटेंट निकल लेगा इसमें से, लेकिन तेल जरूर महंगा होगा। और ग्लोबल स्लोडाउन, अगर अगर वॉर होता है तो आप समझ लो ग्लोबल सप्लाई ऑफ ऑयल डिसरप्ट हो जाएगा, और उसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी ग्लोब में काफी नीचे स्तर पे चली जाएगी, वजह से काफी अग्रेसिव में आ सकता है। जी सर, आपको लगता है कि ये जो रशिया अभी तक डिस्काउंट दे रहा था जब ये वॉर में गए थे, लेकिन अब ये डिस्काउंट उससे ज़्यादा तो इराक इंडिया को दे रहा है। मैं कल कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, उसमें इराक इनफैक्ट ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है एज़ कम्पेयर टू रशिया। आपको लगता है कि अगर अरब नेशन क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे ड्यू टू रेड सी क्राइसिस, तो उस समय पर रशिया डिस्काउंट पर या भाव जो बेंचमार्क प्राइजेस होंगे उस पर भी इंडिया को तेल दे देगा? और इंडिया अगर $100 पर हम इकोनॉमी को रखकर देखें तो कितना इम्पैक्ट होगा इंडियन स्टॉक मार्केट पर और इंडियन इकोनॉमी पर सर? देखिए, रशिया से इंडिया को तो ऑयल मिलेगी, क्योंकि वेस्ट रशिया से डायरेक्टली ऑयल तो लेता नहीं है, राइट? और वो पूरे रप्चर हो चुके रिलेशनशिप्स। तो रशिया को भी पैसे की जरूरत है, उनको उनको भी वॉर लड़नी है। तो डेफिनेटली वो लोग इंडिया और चाइना को तेल सप्लाई करेंगे, तो इंडिया को मिलता रहेगा।
डिस्काउंट भी मिलता रहेगा, क्योंकि आप देखिए पॉलिटिकल इक्वेशंस ज्यादा अहमियत रखते हैं इन कंपेयर टू अपॉर्चुनिस्टिक प्राइसिंग। तो इंडिया को स्ट्रेटेजिक बेनिफिट आता रहेगा, लेकिन तेल महंगा हो जाएगा। अगर $100 हो जाएगा तो इंडिया को लगभग थोड़ा डिस्काउंट कम करके 80-85 तक दे सकता है रशिया ऑयल। तो जी ये सिचुएशन आ सकती है, लेकिन जो मेल्टडाउन होगा इंटरनेशनल मार्केट्स में, उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बिल्कुल सर, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में अगर मेल्टडाउन होगा और इंडिया अगर उस समय कंफर्टेबल स्टेज में भी होगा तो इंडियन मार्केट का क्या हाल होगा? मतलब मैं यही जानना चाहता हूँ। देखिए, इंडियन मार्केट इंटरनेशनली अलाइंड है, ओके, इंटरकनेक्टेड है, ग्लोबल इकोनॉमी इंटरकनेक्टेड है। हालांकि इंडिया की कंजम्पशन उतनी डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट्स तो डिपेंडेंट है। और उसकी वजह से आप देखोगे कि अमेरिका एक देश है जो ज्यादा तेल बनाता है, वो उस संकट में नहीं रहेगा, राइट। कनाडा के पास अच्छे रिजर्व्स है, वो संकट में नहीं रहेगा। तो नॉर्थ अमेरिका संकट में नहीं रहेगा। कौन सा एरिया संकट में रहेगा? वो है यूरोप और आपका वेस्ट एशिया, जहां से तेल आता है। तो डायरेक्टली यूरोप को इंपैक्ट होगा। दूसरी चीज, अमेरिका को जहां पे इंपैक्ट होएगा कि ये दो वॉर है ना, झेल नहीं पाएगा। और उनके वहां पे इलेक्शंस चल रहे हैं, तो उसकी वजह से इनकी ऑलरेडी $37 ट्रिलियन की बैलेंस शीट हो चुकी है। लगभग 1 ट्रिलियन के ऊपर वो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें इतनी सारी इंटरलिंक्ड है ना, कि इसमें से किसी को कंफर्ट फैक्टर नहीं है कि हम लोग अच्छे रहेंगे। अगर आपको ऑयल है तो आपकी इकोनॉमी हिट हो जाएगी, आपको ऑयल सस्टेनेंस के लिए रहेगा। यूएस में फाइनेंशियल आर्मागेडॉन आ जाएगा, और इंडिया में जो इंपोर्ट करते हैं हम लोग और अपने एक्सपोर्ट थम जाएंगे, तो अपना कैड नेगेटिव हो जाएगा, और उसकी वजह से अपनी करेंसी डूबेगी। तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है तो इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी। तो ये देखिए, सारा एक जुमला है, सब कनेक्टेड है, और इससे ना कोई एस्केप नहीं करता। बिल्कुल महेश सर, इस समय चूंकि क्रूड ऑयल की इम्पैक्ट को हम तीन हिस्सों में बांट कर देखते हैं। एक हमने रिफाइनिंग कैपेसिटी की बात की, एक हमने बात की कि जो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनियां, अगर क्रूड ऑयल $100 के आसपास आ जाता है, 80 पर आ ही चुका है, तो ऑयल एक्सप्लोरेशन, रिफाइनिंग और गैस कंपनी जो कि सीएनजी और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करती हैं, इन तीनों में से अगर आपको कुछ पिक करना हो तो आपकी रडार पर कौन से शेयर रहेंगे सर? ओएनजीसी एक प्रेफर्ड पिक है जहाँ पे हमारा ध्यान स्पेसिफिक बना हुआ है। तो एक थोड़ा सेफ बेट ओएनजीसी में लग रहा है कि ओएनजीसी में अपन थोड़ा सा ध्यान लगा के यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी के सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। तो जी बाकी तो फिलहाल अभी वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है, तो ओएनजीसी स्पेसिफिक यहाँ से बाइंग करके चला जा सकता है 274 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट 325 तक के अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक शॉर्टर टाइम में। जी विनीत सर, चलने से पहले सर आपसे भी मैं इसी क्वेश्चन को दोहराना चाहता हूँ कि अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज, ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, इन चार पॉकेट में आपको कुछ चुनना हो तो क्या चुनेंगे? कुछ रिफाइनिंग कंपनी और एक्सप्लोरेशन कंपनियां तो सेम बिजनेस में भी हैं। देखिए, अगर ऑयल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो रिफाइनिंग कंपनीज को वॉलेटिलिटी हैंडल करने में थोड़ा सा इन्वेंट्री लॉसेस लेने पड़ते हैं, ओके तो उनके नतीजे खराब आ सकते हैं। ओके जहां तक गैस कंपनियों का सवाल है, उनको मोस्टली गैस डोमेस्टिक है, पर जो उनको इंक्रीमेंटल गैस लगती है ग्रोथ के लिए, वो तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से आती है, एलएनजी से आती है। एलएनजी के भाव बढ़ जाएंगे। तीसरी चीज, जहां तक ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज की बात करते हैं, तो वहां पे मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा बेनिफिट ऑयल इंडिया और ओएनजीसी को होगा, इन दैट ऑर्डर। बिल्कुल विनीत सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू।